नमस्कार। शैक्षणिक व्याख्यानों के अंतर्गत अब हम 14वां हमारा व्याख्यान शुरू कर रहे हैं, जो संगीत के शास्त्रीय पक्ष से थोड़ा दूर है। वो अलग भी है, वो स्वतंत्र भी है और उसका विस्तार भी बहुत है, और वह है लोक संगीत, भारतीय लोक संगीत। अब पूरे विश्व को यदि आप देखें और उसके संगीत पद्धतियों को आप देखें तो उसमें दो ही भाग हमको दिखाई देते हैं। पहला है शास्त्र शुद्ध संगीत, जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, और दूसरा है लोक संगीत। ऐसे दो ही भाग उसमें हमको मोटे तौर पर दिखाई देते हैं। अब यदि हम हमारे प्राचीन भारतीय संगीत की ओर मुड़े और देखें तो वहाँ पर भी ऐसे दो ही प्रकार की संगीत पद्धतियाँ रही हैं, जिसको उन्होंने कहा मार्गी, मतलब शास्त्रीय, और दूसरा उन्होंने कहा देशी। तो वो देशी माने ही लोक संगीत, आज हम उसको लोक संगीत कहते हैं। अब यदि थोड़ा सा संक्षेप में हम इसको समझें लोक संगीत को, तो विशिष्ट रुचि, विशिष्ट वर्ग के लिए शास्त्रीय संगीत है, और आम लोगों के लिए जो संगीत है उसको हम लोक संगीत कहते हैं, या उसे ही कुछ लोग जन संगीत कहते हैं, जो जन साधारण का है, वो साधारण जनमानस का जो संगीत है उसको हम लोक संगीत कहते हैं। ये बिल्कुल थोड़े शब्दों में उसकी परिभाषा हम कह सकते हैं। अब ये दोनों भेद निर्मित क्यों हुए कि ये शास्त्रीय संगीत और ये लोक संगीत? मोटे तौर पर जो परिभाषा भी अपन ने की उसमें तो हम समझ गए कि जिसमें शास्त्र है जो विशिष्ट वर्ग के लिए है, जो विशिष्ट रुचि रखने वाले लोगों के लिए, वो शास्त्रीय है। और इससे जो अलग है, जहाँ ऐसा भेद नहीं है किसी विशिष्ट वर्ग का या विशिष्ट रुचि का, ऐसा कोई भेद वहाँ नहीं है, जो सबके लिए, सभी के द्वारा गाया बजाया जाए, अपनी रुचि अरुचि का वहाँ कोई प्रश्न नहीं है, जो सबके लिए सुलभ है, जो सबके लिए उपलब्ध है, जिसके लिए किसी शास्त्र सम्मत व्याख्या को या शास्त्र को सीखने की या प्रशिक्षण लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो संगीत है वो लोक संगीत है। अब समझने और सुनने और सीखने की आवश्यकता लोक संगीत में नहीं है। यदि आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना चाहें और फिर आप उसको पढ़ें या उसका शास्त्र समझने की कोशिश करें तो अलग बात है, पर सामान्य रूप से उसको सीखने या समझने या गाने के लिए आपको किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और ये उसका बहुत बड़ा गुणधर्म है। इसीलिए शायद वो सामान्य लोगों से अति विशिष्ट लोगों तक किसी के भी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। शास्त्र नियम मर्यादा वर्ग से, सामान्य या विशिष्ट वर्ग से दूर रहने वाला जो संगीत है वो एक और तीसरे प्रकार का संगीत है, जिसको पाश्चात्य में लोग क्लासिकल ऐसा कहते हैं, और वही शब्द हमारे यहाँ भी थोड़ा सा रूढ़ हो गया है, पर पाश्चात्यों की दृष्टि से वो अलग है। और हम लोग जब उसकी व्याख्या करते हैं क्लासिकल की, तो हम केवल उसको शास्त्र सम्मत संगीत बस इतनी ही व्याख्या करके छोड़ देते हैं। तो ये फ़र्क समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये शास्त्रीय है, ये देशी है, ये मार्गी है, ये लोक है, ये जनसाधारण का है, और इसके अलावा जो संगीत में अलग अलग प्रकार हैं उनको समझना और उनको जानना, वो भी एक अलग प्रकार का संगीत है। मतलब जो मोटे तौर पर हमने व्याख्या की कि एक शास्त्रीय और एक दूसरा देशी संगीत, या एक शास्त्रीय और दूसरा लोक, इतना ही भेद
यदि आप शास्त्र पढ़े तो नहीं है, वो भेद बहुत ज़्यादा है। पर समझने के लिए हमको इतना काफ़ी है कि शास्त्र सम्मत संगीत, शास्त्रीय और उसके बाहर का जितना भी संगीत है उसको हम लोक कह सकते हैं। पर भारतीय संगीत में उसकी व्याख्या को थोड़ा सा विस्तार दिया गया और फिर ये कहा गया कि नहीं, सामान्य जनमानस का रुचि अरुचि का भेद न रखने वाला, किसी के लिए सुलभ, किसी के भी द्वारा गाया बजाया जाने वाला, किसी भी समय गाया बजाया जाने वाला ये जो संगीत है ये लोक है। अब लोक का अर्थ जो है वो हमारे यहाँ बड़े विस्तार से बताया गया है। अब ये शब्द संगीत में कैसे आया, तो उसके लिए हम थोड़ा सा लोक शब्द की ओर या उसकी व्याप्ति की ओर ध्यान दें तो हम उस बात को समझ सकते हैं। अब लोक एक बहुत गहरा और गहन और बड़ा व्यापक शब्द है और उसमें अनेक शब्दों का संयोग है। अब वो संयोग भी दो प्रकार से है। पहला वर्ग ऐसा है जहाँ लोक शब्द पहले आता है और दूसरा वर्ग ऐसा है जहाँ लोक शब्द बाद में आता है और फिर किसी अन्य शब्दों का उसमें संयोग करके उनकी संधि कर दी जाती है। तो देखिए वो शब्द कौन से हैं, तब हमको समझ में आएगा कि लोक संगीत कहना कहाँ तक ठीक है। लोक संगीत पहला ही शब्द हम देख लें, लोक संगीत, इनमें सब में लोक पहले आया है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोक रंग, लोक रूप, लोक रुचि, लोकाग्रह, लोकप्रिय, लोक संग्रह, लोक प्रशासन, लोक नियंता, लोकवेत्ता, लोकरंजन, लोकग्राही, लोक सत्ता, लोकतंत्र, लोकशाही, लोकान्वेषण, लोक निंदा, लोक लज्जा, लोक भय, लोक धरा और लोक धारा, लोक सेवा, लोक हितार्थ, लोक न्याय, लोक धर्म और लोक दृष्टा, और इसके अलावा भी पता नहीं कितने शब्द हैं। पर इन सब में आप देखिए पहले लोक शब्द आया है। मतलब ये सारी चीज़ें, ये ग्रहण करना, सत्ता, कोई धारा, कोई जनहिताय कार्य, कोई प्रयोग, निंदा, ये सब कहाँ होता है? लोक में होता है। इसलिए वो लोक शब्द वहाँ जोड़ा गया है कि ये सब लोक में बहुत प्रचलित है, जनमानस इसका उपयोग करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो लोक शब्द वहाँ दिया गया है। लोक माने समूह, बड़ा जनसमूह, सामान्य रूप से आप उसको समझें तो ये सारे शब्द जो हैं वो लोक के कल्याणार्थ या लोक के हितार्थ उपयोग किए जाते हैं, इसलिए उसमें लोक पहले है। अब दूसरा जो है उसमें लोक बाद में आता है। तो वो शब्द कौन से है? तो उसमें ये कहा गया है कि एक सामान्य हमारे यहाँ लोक की परिभाषा जो दी जाती है उसकी बात यहाँ कही गई है। मृत्युलोक, इहलोक, परलोक, इसमें लोक बाद में है। पृथ्वीलोक, आकाशलोक, त्रिलोक, पाताल लोक, धर्मलोक, अध्यात्मलोक, ये इस तरह के शब्द हैं। मतलब इन शब्दों से समझना या इनसे तात्पर्य मेरा कहने का केवल इतना है कि लोक शब्द या पहले या बाद में कहीं भी किसी अन्य शब्द के साथ यदि जोड़ दिया जाए, उनकी संधि कर दी जाए, तो वो अपने आप में जन समूह की ओर या जन समूह के कल्याण की ओर या जन समूह को किसी चैतन्य या अचैतन्य की ओर संकेत करने के लिए गढ़ा गया है। ये उसकी व्याख्या है। अब इन शब्दों के अलावा हम जिस शब्द पर बात करेंगे वो है इसमें का एक ही शब्द और वो है लोक संगीत। अब इस लोक शब्द ने ही हमारे यहाँ के समाज की नींव रखी, क्योंकि समाज हम उसी को कहते हैं ना कि जहाँ समूह इकट्ठा होता है, जहाँ समूह द्वारा गाया जाता है, वो समाज है हमारे लिए। जहाँ एकत्रित होकर कोई कार्य किया जाता है, तो ये समाज और लोक, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या ये एक दूसरे से ये संबंधित है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब चूंकि हमारा लोक संगीत विषय है तो इसलिए कहाँ से वो लोक संगीत की परिभाषा हमको मिलती है ये हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। अलग अलग उसकी परिभाषाएं शास्त्र में दी जाती है, साहित्य में दी जाती है, कलाओं के इतिहास में उसकी परिभाषा दी जाती है और अन्य क्षेत्रों में भी उसकी परिभाषा दी गई है। पर सांगीतिक दृष्टि से
हम उस लोक संगीत को किस तरह परिभाषित करते हैं उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब चूंकि ये शब्द लोक से जुड़ा है, जनमानस से जुड़ा है, इसलिए उसमें बुद्धि और भावना इन दो शब्दों का सम्मिश्रण किया गया है। एक परिभाषा ये कहती है कि लोक माने उसमें बुद्धि और भावना इन दोनों का सम्मिश्रण किया गया है, और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए फिर आगे विस्तार से इस लोक की परिभाषा हमारे यहाँ की गई। 5 परिभाषाएं हम आज देखेंगे। ये कहा गया कि मनुष्य की भावनाओं का संसार जिस में गढ़ा जाता है वो लोक संगीत है। माध्यम स्वर है, पर मनुष्य की भावनाओं का संसार जहाँ गढ़ा जाता है, जहाँ विचार की प्रक्रिया, विचारों का परिवर्तन, उसका परिशोधन, उसका संवर्धन, उसका पोषण, उसका परिष्कार, उसकी परिसीमा, उसका परस्परावलंबन, उसका परिणाम, और फिर परिणाम का परिमाण, मतलब कितने मात्रा में है वो, और फिर प्रसन्नता, परिपूरकता, और अंत में कहा गया है परितोष। परितोष माने आनंद। तो इस परितोष का प्रकटन जहाँ होता है या इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको हम लोक और लोक संगीत की परिभाषा कहते हैं। एक दूसरी और परिभाषा कही गई, उसमें कहा गया जहाँ संग्रह, समानता, स्पष्टता, सुदृढ़ता, संवेदना, स्पंदन, सत्प्रवृत्ति, सद्विवेक, सदाचार, स्वधर्म, सुसंवाद, समभाव और अंत में स्वानंद या स्वांत सुखाय और परहिताय की कल्पना को विस्तार दिया जाता है, उसको हम लोक संगीत या लोक कहते हैं। एक तीसरी और परिभाषा है उसमें कि जहाँ लालित्य, सौंदर्य, कल्पना, कला, कौशल, कुशलता, कारुण्य और कर्माशक्ति जैसे गुणों से काल को बांधने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले सुख का आस्वाद लेने की प्रक्रिया की जाती है, उसको हम लोक संगीत कहते हैं। एक चौथी परिभाषा और गढ़ी गई, उसमें कहा गया कि मनुष्य के सांस्कृतिक मूल्यों, उसकी धरोहरों और विभिन्न परिवेश में निर्मित हुई अनेक प्रकार की संस्कृतियों और सभ्यताओं के विकास को जब कलात्मक दर्पण से देखने का प्रयास किया जाता है और फिर उसका भरपूर वितरण किया जाता है, तब उसको लोक संगीत कहते हैं। और एक अंत में 5वीं परिभाषा और उसके दी गई, और उसमें ये कहा गया कि किन्हीं भी मूल्यों, किसी भी मूल्य को, वो जीवन विषय हो सकते हैं या अन्य भी हो सकते हैं, कि मूल्यों की स्थापना के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उन माध्यमों का अध्ययन करके उससे प्राप्त सुख और आनंद का जनमानस में वितरण करना माने लोक या लोक संगीत। ये इतनी परिभाषा है। शास्त्र, यदि उसका शास्त्र ढूंढा जाए या उसकी शास्त्रीय परिभाषा हम लोक की करें तो वो इतने प्रकार से होती है। अब कुशलता, कौशल, सौंदर्य और भावना, इनके जो रंग बिरंगे धागे हैं या इनका जो ताना बाना बुना जाता है, उसको सामान्य भाषा में लोक या लोक संगीत, ऐसा लोग कहते हैं। अब इसमें दोनों का महत्व है। लोक में, लोक संगीत में, इसमें एकल का भी महत्व है और इसमें सामूहिक का भी महत्व है। ये दोनों चीजें उसमें हैं। अब समाज से लोक बनता है, ये हम पहले ही कह चुके, और लोक से समाज बनता है। और जब ये लोक और समाज एकत्रित होकर किसी संस्कृति का निर्माण करते हैं और उसका संवर्धन करते हैं, तब वहाँ पर भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा उसका महत्व है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं। भारत देश बहुत बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा है, संख्या की दृष्टि, आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी बहुत बड़ा है, और बहुत सी संस्कृतियाँ यहाँ पनपी, बहुत सी संस्कृतियाँ यहाँ बाहर से आकर स्थायी हुई और उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति के कुछ अच्छे, कुछ सुंदर गुण विशेष यहाँ पर भारतीय संस्कृति में आरोपित किए
और फिर उससे जो एक नई संस्कृति हमारे यहाँ बनी, जिसमें भारतीय संस्कृति का और बाहर से आई हुई संस्कृति का मिश्रण हुआ। फिर उसमें कलाएं भी आई, उसमें साहित्य भी आया, उसमें संगीत भी आया, उसमें ज्ञान भी आया, उसमें विज्ञान भी आया, उसमें शास्त्र भी आए, बहुत सी चीज़ें आई। और उन सब का जब भारतीय संगीत या भारतीयता से उनका मिश्रण हुआ, तब जो नई चीज़ बनी, उसी को हमने आगे चल के हिंदुस्तानी संस्कृति कहा। उसी को हम सामान्य भाषा में, हिंदुस्तानी शब्द ही हमारे यहाँ संगीत में ज़्यादा प्रयोग हुआ, पर अन्य लोगों ने भी उसको हिंदुस्तानी कहा। और फिर यहाँ से दो हिस्से हमको भारतीय संस्कृति के दिखाई देते हैं, और वहीं से हमारा लोक संगीत भी प्रांतीय भेद के अनुसार विभक्त या बंटने का काम वहाँ पर शुरू हो गया। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी बाहरी संस्कृतियों की विशेष बातें हैं जो हमारे यहाँ के लोक में, शास्त्र में भी और लोक में भी उनकी पैठ हुई, और आज हम उसको बाहर का न मानते हुए उसको भारतीय लोक संगीत ऐसा ही नाम देते हैं। अब भौगोलिक स्थिति अत्यंत विस्तृत होने से हमारे यहाँ जो प्रांतीय भेद भी निर्मित हुए, उनके कारण हमारा संगीत भी प्रांतीय भेद से अछूता नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल पुराने ज़माने में हमारे यहाँ दो प्रकार की संस्कृतियाँ ही प्रचलित थी, और वो थी एक आर्ष या आर्य संस्कृति और दूसरी थी द्राविड़ संस्कृति। और ऐसा कहते हैं कि इन दोनों संस्कृतियों का संगम होने के बाद भारतीय लोक संगीत की दिशा को एक अलग मार्ग या उसका एक अलग स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। पुराने जो शास्त्र हैं उनमें कहीं ये नहीं मिलता कि लोक संगीत पूरे भारत में भी अलग अलग प्रकार का था, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। पर इन दो संस्कृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं, आर्य और द्राविड़, तब ये समझ में आता है कि जहाँ इन दो संस्कृतियों का मिलन हुआ, वहाँ से भारतीय लोक संगीत की दिशा में भी दो धाराएं प्रस्फुटित हो गई। और फिर उसके बाद में वो इतना ज़्यादा उसने विस्तार पाया कि अलग अलग प्रांत का अलग अलग लोक संगीत, इस तरह से भेद हमारे यहाँ निर्मित हो गया। अब वो कैसा हुआ भेद निर्मित? अब आर्ष और द्राविड़ का यदि आप अध्ययन करें तो ऐसा कहते हैं कि आर्य भी बाहरी संस्कृति है, और वो जहाँ दोनों इकट्ठी हुई, या तो मतभेदों के कारण उनका आमना सामना हुआ या समानता के कारण उनका आमना सामना हुआ। ऐसा कहते हैं कि जो आज का मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इन दो संस्कृतियों का आपस में मिलन हुआ, और फिर वहाँ से लोकधारा के अलग अलग रूप हमारे सामने प्रस्तुत होने लगे। उसी को आगे चलकर हमने कहा एक ग्राम्य संस्कृति या ग्राम्य धारा, तो जो गाँव में बसता है, और दूसरा जो है वो नागरी या नगरी सभ्यता, जिसको हमने सामान्य भाषा में आगे चलकर शहरी सभ्यता का नाम दिया। और इन दोनों का जब आप अध्ययन करेंगे, तब हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जहाँ शास्त्र, नियम, मर्यादा, अनुशासन का कोई भेद नहीं है या उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ बुद्धि प्रखरता को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ऐसा जो संगीत है जो प्रसंगानुरूप या घटना अनुरूप तत्काल रचा गया, गाया गया, पर लिखा नहीं गया या संग्रहित नहीं करके रखा गया, ऐसा जो संगीत है वो ग्राम्य का संगीत है, मतलब गाँव का संगीत है। उसी को आज हम लोक संगीत कह रहे हैं। और दूसरा जो था, जो शहरों में पनपा, मतलब शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, जहाँ शास्त्र, नियम, मर्यादा और बुद्धि से उसको और कौशल के अनुरूप और कल्पना के अनुरूप उसको विस्तार देने की कोशिश की गई और नियमावली तैयार की गई, जहाँ रुचि अरुचि का भेद करना सिखाया गया, उसको हमने शहरी संस्कृति, शहरी सभ्यता कहा, या उसी को हमने नगरीय सभ्यता कहा। और वहाँ का जो संगीत है उसी को आगे चल के हमने शास्त्रीय कहा। तो संस्कृति और शास्त्र
और स्वाभाविकता, इन सब का मिश्रण लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत को अलग कर देता है। अब वो अलग जितना होता गया, प्रांतीय भेद से वो जितना अलग अलग होता गया, तो उसमें भी फिर उपभेद निर्मित होने लगे। आज हम केवल लोक की बात कर रहे हैं, इसलिए शास्त्रीय संगीत की बात को या उसके भेद को हम नहीं जानेंगे। पर यदि लोक संगीत को आप देखें तो उसमें दो प्रकार से हमको भेद किए हुए दिखाई देती है। पहला है लोक संस्कृति को ध्यान में रखकर, तो लोक संस्कृति के अंतर्गत जो भेद निर्मित हुए ये सारे आपके लोक संगीत में भी आएंगे फिर बाद में। तो पहला हुआ वेशभूषा, खान पान, व्रत, त्योहार, उत्सव, मेले, कला, भाषा, काव्य और साहित्य, संगीत, फिर संगीत में गीत, नृत्य, नाट्य, और फिर जो थोड़ी स्थूल कला है, मतलब चित्र, मूर्ति, शिल्प और वास्तु। इन सब में संस्कृति के कारण, लोक संस्कृति के कारण भेद निर्मित हुए। और फिर इसी के अंतर्गत जो कला वाला पक्ष है या जो संगीत का पक्ष है, वहाँ से हमारा लोक संगीत विभाजित होना शुरू हो गया। तो उसको यदि हम देखें तो आप यदि ऊपर लोक संगीत लिखते हैं और फिर उसके नीचे शाखाएं बनाते हैं तो उसमें अलग अलग शाखाएं दिखेंगी। और वो है पहली संस्कार गीतों की, दूसरी है मौसमी या ऋतु अनुकूल गीतों की, तीसरी है भक्ति गीतों की, चौथी है श्रम परिहारक गीतों की, और पांचवी है जो एक नई शाखा है जिसको कहा गया मानस गीत की। और ये केवल और केवल लोक संगीत में ही है, अन्य जगह नहीं। शास्त्रीय संगीत के किसी भेद में ये नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या शास्त्रीय संगीत में तो राग तक ऋतु अनुकूल है? मल्हार के सारे प्रकार हैं वो सारे ऋतु अनुकूल है, तो फिर लोक संगीत से इनका ऐसा कैसे कहा जाता है कि ये केवल लोक संगीत का भेद है? तो इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि शास्त्रीय संगीत में जो कुछ ऋतु अनुकूल परंपराएं निर्मित हुई हैं वो सब इन लोक की देखा देखी आई हैं, लोक से ही इसको उठाया गया है। इसीलिए लोक संगीत, मैंने पहले ही कहा कि लोक संगीत का विस्तार बहुत ज़्यादा है। जो कुछ हमारे यहाँ आज बंदिश या गीत के रूप में हम शास्त्रीय संगीत में देख रहे हैं और इन रूपों में जब देखते हैं तो ये सारा लोक से उठाया हुआ है या लोक से लिया गया है या लोक ही इसका आधार है, ये आप कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार दें तो हम ये जानते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में इन सारे भेदों के साथ अलग अलग प्रकार का लोक संगीत प्रचलित है। ये सारा लोक संगीत या सारे लोकगीत जो हैं वो मनुष्य के दैनिक जीवन क्रम को दर्शाने वाले स्रोत हैं। उनका विषय जो है उसका विषय ठहरा हुआ है लोक संगीत का, अन्य का नहीं है ठहरा हुआ, पर लोक संगीत का विषय ज़रूर ठहरा हुआ है। और उसमें मुख्य विषय क्या है तो वो मनुष्य का दैनिक जीवन क्रम है। फिर वो दैनिक जीवन क्रम ऐसा कि उसमें जितनी घटनाएं घटती हैं, जितने उतार चढ़ाव आते हैं, जितने सुख दुख आते हैं, जितने भाव प्रवणता के प्रसंग आते हैं, वो सब उसमें लिए जाते हैं या उन सब का वर्णन वहाँ पर किया जाता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये गीत जहाँ लिखा गया इनको दैनिक क्रम को, वो वैसे के वैसे आज भी गाए जा रहे हैं या उसी आधार पर रचे जा रहे हैं और वैसे ही धुन में वो गाए जा रहे हैं। उनका आधार अभी भी वही है। मतलब परंपरावादी, जिसको आप एक शब्द आप कहते हैं ना, परंपरावादी है ये, तो ये परंपरा आपको लोक धारा में, लोक संस्कृति में, लोक साहित्य में, लोक काव्य में या लोक संगीत में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का महत्व क्या है? क्या नया रचा नहीं जा सकता, नया गढ़ा नहीं जा सकता? तो उसमें एक संकेत ये दिया जाता है कि लोक संगीत में इस परंपरा का महत्व इसलिए है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी या जो कुछ भविष्य है मानव जाति का, उसको पूर्व पीढ़ी के अनुभवों के आधार पर सचेत करने के लिए इन गीतों को रचा गया और फिर मौखिक रूप से उसको प्रचारित किया गया। उस मौखिक रूप से प्रचारित करने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण ये बताया गया कि जितना उसको रोज़ रोज़ आप
गाएंगे उतना उतना वो लोक में प्रचारित होता जाएगा और विश्व के सारे लोगों में, विश्व की सारी मानव जाति में उसका जो संदेश है, उन अनुभवों का जो संदेश है, वो अगली पीढ़ी तक पहुंच पाएगा। इसलिए उसको पुराने ज़माने में लिखने के बजाय मौखिक रूप से हस्तांतरित करने का ज़्यादा प्रचार या ज़्यादा उसकी ओर ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से ये हर एक प्रांत में, हमारे यहाँ के भारत के हर एक प्रांत में ये रचे गए। एक और यहाँ पर बात महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ये सारी स्थितियाँ भारत में ही हैं लोक संगीत के लिए। अन्य पाश्चात्य देशों में या विश्व के अन्य किसी संस्कृति या देश में आपको एक ही प्रकार का उनका लोक संगीत मिलेगा, पर भारत में ऐसा नहीं है। जितने भारत के प्रांत है उतना उसका लोक संगीत भी अलग अलग है, और उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ भाषाओं की प्रचुरता है। हर एक प्रांत की भाषा अलग है, हर एक प्रांत की बोली अलग है, हर एक प्रांत की संस्कृति में थोड़ा थोड़ा फर्क है, हर प्रांत के आचार विचार और परंपरा में थोड़ा फर्क है। इसलिए हमारे संगीत में भी ये अंतर आपको दिखाई देगा। अब हमारा दैनिक क्रम जो है उसको कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी सुबह से जो हमारा क्रम होता है वो उन सब कार्यकलापों पर हमारे यहाँ अनेक भाषाओं में ये गीत हमको उपलब्ध होते हैं। अब उसमें शब्द और स्वर, इन दो चीज़ों को एक अलग दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है, और वो ये है कि लोक या लोक संगीत जो है उसमें आपका उच्चारण भेद, चूँकि भाषा अलग है इसलिए उच्चारण भेद जो कि आपका अलग अलग है, इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाला वो प्राकृतिक स्वर भी अलग अलग है, और उस प्राकृतिक स्वर को विश्लेषित करने का तरीका भी हर एक का अपना अलग अलग है। इसीलिए और एक और बात है उसमें कि उसमें संगत वाद्यों की जो अपेक्षा की गई है वो भी रुचि अनुकूल हर एक की अपनी अलग अलग है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत से लोक वाद्य मिलते हैं, बहुत से लोक नृत्य मिलते हैं, बहुत से लोकगीत मिलते हैं, बहुत सी उच्चारण प्रक्रियाएं मिलती हैं, बहुत से भाषागत भेद मिलते हैं। ये सब चीज़ें उस एक प्राकृतिक स्वर के उपजने के कारण निर्मित होते हैं। अब उस प्राकृतिक स्वर को खोजा कैसे जाए, तो ये खोजने का काम प्रयोग के तौर पर हमको भले ही दिखाई ना दे, पर परंपरा से जो हमको स्वर उसमें सुनाई आ रहा है, इसीलिए हम उसको प्राकृतिक कह रहे हैं। कई शास्त्रीय गायकों ने इस स्वर को खोजने का प्रयास किया कि लोक संगीत से उभरने वाला ये प्राकृतिक स्वर क्या 8वां 9वां स्वर तो नहीं है, पर फिर प्रयोग होने के बाद ये ध्यान में आया कि नहीं, ये कुछ ऐसी श्रुतियां हैं जो इस तरह से लगती है कि जिसको आप शास्त्र रूप में बोलकर लिखकर दिखा नहीं सकते, उसको आपको महसूस, उसको आपको अनुभव करना पड़ता है। वो प्राकृतिक स्वर इन लोक संगीत में विद्यमान है, इसीलिए लोक संगीत का एक अपना अलग क्षेत्र है, उसका अलग महत्व है। अब थोड़ा सा हम उस प्राकृतिक स्वर के साकार और निराकार रूप, क्योंकि हम स्वर को निराकार मानते हैं और स्वर की अपेक्षा शब्द को थोड़ा साकार मानते हैं, तो लोक संगीत में इसकी क्या व्यवस्था है, लोक संगीत क्या कहता है इसके बारे में। तो वहाँ एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि लोक संगीत में साकार और निराकार शब्द और स्वरों का एक दूसरे के साथ स्पर्श और दूरी बनाए रखने का एक भावप्रवण खेल रचने का अभ्यास होता है। अब ये थोड़ा सा शाब्दिक दृष्टि से हमको समझने के लिए कठिन हो सकता है, तो जब हम उसको थोड़ा विश्लेषित करें तो हमको ये ध्यान में आएगा कि स्वर, प्राकृतिक स्वर ऐसा होता है उसमें का
जो हमारी भावनाओं को स्पर्श करता है और बड़ा हौले से स्पर्श करता है। और जब तक वो स्पर्श करता है तब तक वो भावनाएं उसका अनुभव कर लेती हैं, और फिर वो अनुभव होने के बाद त्वरित वो शब्द भी साकार होता है, मतलब शब्द की रचना हो जाती है वहाँ, और उसी शब्द की रचना के साथ साथ वो स्वर भी प्रस्फुटित हो जाता है। इस तरह से उनका, जिसको आप खेल कह सकते हैं, कि भावना और स्पर्श, इन दोनों का जब खेल चलता है तब उसकी दूरी, स्पर्श करने में लगने वाली दूरी, और फिर दूरी समाप्त होने के बाद तुरंत उठने वाला वो आवाज़, वो स्वर जब एकत्रित होता है तब वो लोक संगीत का प्राकृतिक स्वर कहते हैं, उसको हम प्राकृतिक स्वर कहते हैं। अब ये गिनने का जब काम शुरू होता है ना, कि ये कितनी दूरी पर हुआ, कितनी भावनाएं उसमें हौले से स्पर्श कर गई, उसकी मात्राएं कितनी, ये सब शास्त्रीय संगीत है। इसलिए आपका श्रुति शास्त्र बाद में निर्मित हुआ। लोक संगीत में कोई श्रुति शास्त्र का महत्व नहीं है, क्योंकि अनायास प्राकृतिक तरीके से उपजने वाला वो स्वर और वो शब्द दोनों एक साथ उपजते हैं। और सबसे बड़ा भेद शास्त्रीय संगीत और इसका यही है कि यहाँ लोक संगीत में वो एक साथ उपजते हैं, एक साथ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और फिर समवेत रूप में प्रस्फुटित होते हैं। और शास्त्रीय संगीत में ये अलग अलग प्रस्फुटित होते हैं, फिर इन दोनों को मिलाया जाता है और फिर उसका अनुभव करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तब कहीं जाकर शास्त्र बनता है या शास्त्रीय संगीत बनता है। और लोक में ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोक में शब्द और स्वर ये दोनों एक ही हैं। उनमें आप आदिवासियों का संगीत सुने, जनजातीय संगीत यदि आप आज भी सुने, तो उसमें केवल स्वर है, वहाँ शब्द है ही नहीं। और अन्य लोक संगीत की जो प्रकार है उनमें शब्द ज़रूर है, पर आदिवासियों के संगीत में कोई शब्द नहीं है, मतलब वहाँ केवल प्राकृतिक स्वर का उद्गम ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ा फर्क हमको लोक संगीत और दूसरे प्रकार के संगीत में दिखाई देता है। अब थोड़ा सा हम जो पहले एक बात कह चुके कि शास्त्रीय संगीत में जो बंदिशें आईं या जो रचनाएं बनी या जो रचना बनाने का कौशल निर्मित हुआ, वो सब कुछ लोक के देखा देखे हुआ, ऐसा हमारा मानना है। तो वो कैसे हुआ? तो ये जितने लोक संगीत के प्रकार या गीत रचे गए वो सारे प्राकृतिक स्वर से परिपूर्ण हैं, भावनाओं से परिपूर्ण हैं, आह्लादित ज़्यादा मात्रा में करने वाले हैं। तो उन्हें देखकर शास्त्रीय संगीत में भी शब्दों की कल्पना को आकार दिया गया और फिर बंदिशे रचना या गीत रचना, ये सब हमारे यहाँ शुरू हुआ। तो ऐसे कौन से गीत हैं लोक में जो वैसे के वैसे हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में शब्दों की तर्ज पर या शब्दों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए? तो उनमें हैं, और ये भारत के प्राय सारे प्रांतों में गाए जाते हैं लोक संगीत में। और शास्त्रीय संगीत में आने के बाद देखिए उनका नाम भी कैसा बदल गया। फाग, ऋतु अनुकूल बात पहले ही की है अपन ने। बसंत, चैती, कजरी, होरी, ठुमरी, टप्पा, यहाँ तक कि दादरा, हिंडोरा, सावन, झूला, बारहमासा, चौमासा, अठवारा और कीर्तन। ये कीर्तन भक्ति संगीत वाला कीर्तन भी हो सकता है, और एक कीर्तन प्रकार लोक संगीत में अलग से चलता है जो प्रायः बिहार, बंगाल या उत्तर पूर्व के जो हमारे प्रांत हैं भारत के, वहाँ ज़्यादा चलता है। उसको भी उन्होंने लोक संगीत ही कहा है इसमें। तो ये सारे प्रकार जो हैं ये हमारे शास्त्रीय संगीत में वैसे के वैसे उठा लिए गए, पर केवल उनका आवरण जो है वो बदल दिया गया, उनका स्वरात्मक आवरण बदलने का प्रयास किया गया और फिर उसको नया नामकरण उसका कर दिया गया और उसको कह दिया गया उपशास्त्रीय संगीत। मतलब आपका टप्पा ठुमरी भी मूल रूप से लोक ही है, उपशास्त्रीय नाम बाद में आया है और हमने गढ़ा है वो नाम, शास्त्र ने गढ़ा है वो नाम। सामान्य रूप से वो लोक संगीत की वस्तु है।
अब ये शैलियाँ जब शास्त्रीय संगीत में उपशास्त्रीय के रूप में आई तो इनकी महफिलें सजने लगी। आज भी इनकी महफिलें सजती बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या खास बात उसमें या ऐसी कौन सी विशेषताएं उसमें निर्मित की गई कि जिससे उनकी अलग उपशास्त्रीय शैली करके वर्गीकृत कर दी गई और गायन शैली के भेद पर उसकी महफिलें अलग चलने लगी। लोक संगीत में इसका एक उत्तर दिया गया है। मतलब लोक संगीत के जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि उपशास्त्रीय संगीत शैली में लोक का प्रभाव स्वरात्मक और शब्द के साथ भी बहुत ज़्यादा ग्रहण किया गया, तो जब ये महफिलों में ये चीज़ें आ गई तब ऐसी कौन सी विशेषता उसमें निर्मित की गई या डाली गई विशेषताएं? तो विद्वान लोग ये कहते हैं कि शब्दोच्चारण का महत्व उसमें बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि लोक संगीत देश देश का अलग अलग संगीत है, इसलिए उसमें बोली भाषा की मिठास, उस बोली भाषा का ठेठपन का अंदाज और उससे उठने वाली मिट्टी की उस सौंधी महक को बरकरार रखने के लिए शब्द व स्वरों से अभिनय कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब लोक संगीत की एक विशेषता है कि उन गीतों के गायन में अभिनय का भी महत्व है, और वो अभिनय आपके स्वर से और शब्द से आना चाहिए। और उपशास्त्रीय संगीत में इसी विशेषता को उठा लिया गया और स्वर से अभिनय की प्रक्रिया को महत्व दिया गया। पर ये सब लिया लोक संगीत से। एक दूसरे अर्थों में इसको ये कहा जाता है कि शब्द और स्वर की नाट्यमयता की उपस्थिति को निर्मित करने के लिए या शब्द व स्वर की नाट्यमय उपस्थिति की निर्मिति करना ही उपशास्त्रीय संगीत का प्राण तत्व है। और ये प्राण लिया गया लोक धारा से। ये सबसे बड़ा उसका महत्व है और ये सबसे बड़ा उसका कारण है। उपशास्त्रीय संगीत में स्वरों से नाट्यमयता निर्मित करना, स्वरों से अभिनय निर्मित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये लोक से लिया गया गुणधर्म है। इसीलिए वो उपशास्त्रीय के नाम पर अलग शैलियाँ हमारे यहाँ शुरू हो गई। मूल रूप से वो लोक ही है। ये हमको तथ्य समझना चाहिए। एक और चीज़ लोक संगीत के लिए कही गई, उसमें ये कहा गया कि लोक संगीत के गायन में सुनने वाले श्रोताओं को भी गायन में सहयोगी और सहभागी होना पड़ता है। आप ये कह सकते हो कि इसमें नई बात क्या है, वो तो शास्त्रीय संगीत में भी होना पड़ता है। पर शास्त्रीय संगीत में सहभागी होने वाला श्रोता संस्कारित मस्तिष्क का होता है, शास्त्र के संस्कारों से। पर लोक संगीत में चूंकि हम पहले ही कह चुके कि ऐसे शास्त्र संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे गान में सहभागी बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर अब प्रश्न यहाँ ये उपस्थित भी होता है कि श्रोता इतनी सहजता से इस लोक संगीत के गायन में सहयोगी कैसे होते हैं? उसका भी उत्तर लोक संगीत के विद्वानों ने दिया है और वो ये कहते हैं कि लोक संगीत की नाट्यमयता, जिसकी हमने अभी चर्चा की, कि लोक संगीत की नाट्यमयता श्रोताओं से ये करवाती है, उनको सक्षम करती है। इसलिए फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि लोकगीतों में जब तक अभिनय का पुट नहीं होता तब तक श्रोता उसमें सहभागी नहीं बनते। इसीलिए ये सारे लोक संगीत की विधाएं या पूरा लोक संगीत अभिनय की मात्रा से परिपूर्ण होता है और उसी कारण लोग या सामान्य जनमानस या श्रोता उसमें बहुत जल्दी अपने आप को सहयोगी बनाने के प्रयत्न में लग जाते हैं। ये उसका उत्तर दिया गया है। अब कितने प्रकार के ऐसे हमारे यहाँ गीत है
जिनमें ऐसी नाट्यमयता और अभिनय का पुट आता है और लोग उसमें अपनी भावनाओं के साथ बहने लगते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं। तो प्रांत प्रांत से या अलग अलग राज्यों से वो अलग अलग रूप हमको उसके दिखाई देते हैं। जैसे आप उत्तर भारत की तरफ जाएं या उत्तराखंड की तरफ जाएं, है ना, जितना आप उत्तर भारत, फिर उसमें पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, कश्मीर भी है, ये सब प्रांत जहाँ आते हैं, उत्तर हिस्सा जो है हमारा, वहाँ पे क्या क्या आता है, और मुख्यतः उत्तर प्रदेश। तो चैती, कजरी, हिंडोरा, पन्ना, सोहर, सावन, झूला और अनेक प्रकार के संस्कार और विवाह गीत। जब आप थोड़ा पश्चिम की तरफ चले जाएं, महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं, तो आपको लावनी, गोंधड़, जोगवा, पोवाड़ा, वासुदेव, बोंडला और मछुआरों के गीत, जिसको वहाँ कोली गीत कहा जाता है। फिर आप थोड़ा और नीचे की तरफ गुजरात की तरफ मुड़ जाएं, तो आपको वहाँ पे गरबा या भवाई या देवी के गीत, या वहाँ पर एक और चीज़ गाई जाती है, अवधूत या कबीर के गीत, वो आपको दिखाई देंगे। उत्तराखंड में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पहाड़ों के गीत या दशहरे के गीत सुनाई आएंगे। जब आप पुनः पश्चिम की ओर प्रयाण करेंगे तो आपको गोवा के कई कोंकणी गीत, वहाँ भी मछुआरों के गीत, या समंदर के उफान से पनपने वाले शब्द जब मिल जाते हैं तब उससे जो गीत बनते हैं, वो गीत भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं। जब आप बंगाल और बिहार या उड़ीसा या उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तब आपको वहाँ पर मांझी के गीत, माने जब आप नाव चलाते हुए गाते हैं वो, बसंत के गीत, पौष के गीत। पौष के गीत जैसे हमारे यहाँ ऋतु अनुकूल गीत होते हैं, वैसे बंगाल में और बिहार उड़ीसा में पौष मास जो होता है हमारा, उसमें एक विशेष प्रकार के गीत गाए जाते हैं जिसको पौष गीत ही कहते हैं, वो वहाँ गाए जाते हैं। असम में बिहू के गाए जाते हैं, लोहित के गीत गाए जाते हैं। लोहित का मतलब होता है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित गीत, वो वहाँ गाए जाते हैं। लौकी पूजा माने जो देवी की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, उसके गीत वहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और शंकर देव के गीत वहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहते हैं कि शंकर देव के गीत केवल भक्ति गीत नहीं, वो लोक की धारा से आए हुए गीत हैं। जब आप उत्तर पूर्व प्रदेश की तरफ जाएंगे तब वहाँ पर आपको कीर्तन, मतलब मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, इस प्रदेशों की ओर जब आप जाएंगे तब वहाँ आपको अनेक कीर्तन, ये कीर्तन पहले मैं बता चुकी हूँ कि एक लोक का प्रकार है, और लाई हरोबा के गीत वहाँ बहुत गाए जाते हैं। कश्मीर तक आप पहुँच जाए और लद्दाख की तरफ आप पहुँच जाए तो वहाँ रूफ गाया जाता है, और ये रूफ कई बार सामूहिक रूप से नृत्य के साथ भी गाया जाता है, और अन्य उसके स्वतंत्र रूप से उसकी महफिलें भी कश्मीर में जमाई जाती है, उसको रूफ कहा गया है। जब आप बिहार की तरफ आएंगे तो वहाँ पे चैत गाया जाता है, या घाटो चैता करके एक प्रकार होता है, वो भी वहाँ गाया जाता है, या वहाँ पर मैथिल पद गाए जाते हैं, तो मैथिल भाषा में रची हुई रचनाएं होती हैं वो गाई जाती हैं। जब आप छत्तीसगढ़ की तरफ मुड़े तो वहाँ पे लोक नाट्य का प्रचलन ज़्यादा है, और आदिवासी मतलब जनजातीय संगीत की वहाँ पर ज़्यादा उसका प्रचार है। पर उन लोक नाट्यों में भी गीतों का बहुत महत्व है। हम सब उससे परिचित है, भर्तृहरि है, भर्तृहरि की कथा को कहा जाता है, उसमें गीत होता है। पंडवानी गाई जाती है जहाँ महाभारत की कथा का गान होता है। ये सब चीज़ें छत्तीसगढ़ में होती है। जब आप मध्य देश या मध्य प्रदेश की ओर मुड़ेंगे तब भी वहाँ पर आदिवासियों के गीत भी हैं, और साथ में लोक नाट्यों के गीत भी, जिसमें माच होता है या कबीर वाणी गाई जाती है, या फिर भर्तृहरि की कथा यहाँ पर भी गाई जाती है। संझा के गीत गाए जाते हैं, टेसू के गीत गाए जाते हैं, ये सब प्रकार प्रचलित है। और इन सब से अलग जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तब वहाँ पर भी आपको यक्षगान और यल्लम्मा और बदकम्मा जैसे लोकनाट्य के लोकगीत सुनाए आएंगे। अनेक कन्नड़ वचन आपको सुनाए आएंगे जिसमें भक्ति और लोक इन दोनों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। जब आप उड़ीसा की तरफ जाएंगे तब उड़ीसा में भी आपको उड़िया संगीत, एक अलग लोक संगीत में एक उनकी अलग विधा है, जहाँ पर अनेक संतों के गीत को लोक रूप में गाया जाता है,
जो उड़िया नृत्य में भी आते हैं और उड़िया लोकगीतों में भी आते हैं। तो इस तरह का बड़ा बड़ा विस्तृत, बड़ा विस्तार इन लोकगीतों का और इस लोक संगीत का भारत में है। पर उन सब का एक गुण विशेष बिल्कुल समान है, वो माने भावनाओं का स्वरों के साथ सम्मिलन। ये चीज़ उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद विश्व की किसी भी संगीत प्रणाली में या विश्व की किसी भी संस्कृति में ये चीज़ हमको दिखाई नहीं देती। और इन्हीं सब चीज़ों को जब शास्त्रीय संगीत की बंदिशों में ढाला गया, जिसको हमने उपशास्त्रीय कहा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और प्रांत की बात हम करेंगे जिसका हमारे शास्त्रीय संगीत में भी बहुत महत्व है, और लोक संगीत जिसका सबसे समृद्ध कहा जाता है, संपूर्ण भारत में जिसका लोक संगीत सबसे समृद्ध है, और वो है राजस्थान, मरुभूमि जिसको आप कहते हैं। तो उस मरुभूमि का जो संगीत है वो इतना ज़्यादा शास्त्रीय संगीत के निकट है कि वहाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि या तो लोक संगीत ने भी शास्त्र से कुछ लिया है और शास्त्रीय संगीत ने तो उनसे लिया ही है। तो वो कौन सा संगीत है? तो वहाँ पे 2-4 प्रकार गाए जाते हैं। उनमें एक झूमर या घूमर, दोनों शब्द वहाँ चलते हैं, जिसमें प्राय नृत्य भी होता है। फिर है इंडूरी। इंडूरी का मतलब होता है जब आप जल भरने के लिए किसी नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के पास जाते हैं, तब सर पर घड़ा रखने के लिए जो एक कपड़े की नरम सी चीज़ बनाई जाती है, जिसमें वो घड़ा या वो बर्तन, वो पात्र संभल कर बैठ जाता है, उसको राजस्थान में इंडूरी कहा जाता है। और वो इंडूरी बड़ी कलात्मक बनाई जाती है, वो देखने लायक रहती है। तो उस इंडूरी की कलात्मकता, उसकी बनाई गई वो रचना और उसका सौंदर्य और उस पर रखा गया पानी का घड़ा कितना शोभायमान होता है, वो बताने के लिए इस इंडूरी के गीत वहाँ पर गाए जाते हैं। और एक दूसरा वहाँ पे प्रकार गाया जाता है, उसको कहते हैं कंगासियो। कंगासियो का सीधा अर्थ होता है कंघी, जिससे आप अपने बाल संवारते हैं। तो उस कंघी को इतना भावनात्मक रूप दिया गया है और फिर उसमें कई लोकगीत रचे गए। तो वो कंघी कैसे सुंदर होती है और कंघी क्या कर सकती है, कैसे आपके रूप को और स्वरूप को सौंदर्यवान या विकृत बना सकती है, इसका एक बड़ा सुंदर रूपक उन गीतों में गूंथा जाता है। उसको कहा गया है कांगासियो। मूल रूप से ऐसा भी कहते हैं कि ये कांगासियो मरुस्थली का जो जहाज है, मतलब ऊंट जो है, उसके बालों को साफ करने के लिए ये कांगासियों के गीत रचे जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस कांगासियों के गीत जब गाए जाते हैं और जब कंघी ऊंट के शरीर पर घुमाई जाती है, तब वो बड़ा निश्चिंत होकर बैठ जाता है और अपना पूरी तरह से श्रृंगार करने देता है। इसलिए ये कांगासियों के गीत वहाँ रचे गए हैं। एक और प्रकार वहाँ गाया जाता है, उसको कहते हैं लूम। आपने कई राजस्थानी गीत सुने होंगे, उसमें लाल लड़ी लूम लूम लो ऐसे शब्द आते हैं। अब ये लूम का अर्थ होता है ऊंट के पीठ पर डाला जाने वाला वो सुंदर सा एक कशीदाकारी किया हुआ कपड़ा, जिस पर बैठने के बाद हमको चुभन का अनुभव नहीं होता, उसको कहा जाता है लूम। और वो लूम उसके पीठ पर डाल के करीब उसके पैर तक, मतलब थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर तक उसको लटकाया जाता है, और उसमें फिर छोटी छोटी घंटियाँ और कौड़ियाँ और अन्य पदार्थों से उसको सुशोभित किया जाता है। तो वो कैसा किया जाता है, उसके भी गीत वहाँ लिखे गए, उसको कहा गया है लूम। ऐसे कई बार हमारे यहाँ दूसरे प्रांतों में, आप यदि कर्नाटक में जाएं तो आपको ऐसी लूम हाथी के ऊपर डाली हुई दिखाई देती है, और वो भी बड़ी खूबसूरत होती है। केरल में आपको ऐसी हाथी के ऊपर डाली गई लूम दिखाई देगी। और इन सब के गीत रचे गए। मतलब सृष्टि में जो जो कुछ विद्यमान है वो मनुष्य जीवन के लिए उतना ही उपयोगी है। तो उस उपयोग को कितना सौंदर्यवान, रूपवान बनाना और उसको हमारे जीवन में स्थान देना, इसका महत्व जहाँ विशद किया जाता है, वो माने लोक संगीत। ये उसका अर्थ है।
अब शास्त्रीय संगीत के ये बहुत निकट है, राजस्थान का सबसे ज़्यादा वो हमने बात कही, तो उसमें सब कुछ है राजस्थानी गीतों में। उसमें खटका है, उसमें मुर्की है, उसमें आलाप है, उसमें तान है, उसमें गमक है, उसमें मींड है, उसमें पुकार है, ये सब चीज़ें हैं। अब आप बताइए कहाँ से शास्त्रीय संगीत के हैं ये सारे गुण, और ये सब उसमें राजस्थानी लोक संगीत में आपको दिखाई देंगे। अब इनका प्रयोग उस गायकी में, मतलब उस लोक संगीत की गायकी में जिस तरह उन्होंने किया है, वो पूरा पूरा शास्त्रीय संगीत से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। और उसका कारण ये कहा जाता है कि अन्य लोक संगीत में हमको इतना नहीं दिखाई देता, पर राजस्थान के लोक संगीत में दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि राजस्थान के लोग जो कुछ रियासतें या उनके जो कुछ राज दरबार रहे हैं, उनमें शास्त्रीय संगीत गाने वालों गायकों के साथ साथ लोक संगीत गाने वाले गायकों को भी दरबार का आश्रय प्राप्त था। इसीलिए जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार में हम सुनते हैं, वो है लंगा और मांगनियार। ये जो लोक जाति है वहाँ की, ये मूल रूप से दरबारी लोक गायक हैं, और शायद दरबारी संगीतज्ञों के साथ रहते रहते हुए इन सारे शास्त्रीय संगीत के विशेषताओं का उनकी गायकी में भी अनायास देखा देखी प्रभाव हुआ, और उस कारण राजस्थानी लोकगीत में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और शायद इसीलिए वहाँ पर जितने भी लोकगीत हैं, वहाँ कहीं कहीं आपको वो राग के स्वर भी सुनाई आ जाएंगे। वो है देस, सोरठ, सारंग, झंझोटी, मांड, गौड़ मल्हार, गारा और खमाज और दुर्गा। ये ऐसे राग हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको राजस्थानी लोक संगीत में दिखाई देंगे। राजस्थानी लोग तो कहते हैं कि मांडी हमारे यहाँ 56 प्रकार का है, कुछ कहते हैं 156 प्रकार का है, पर उसके अलावा ये सारे राग उन लोक संगीत में आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ समझने की बात केवल इतनी है कि एक ज़माने में हम अभी भी ये कहते हैं कि रागदारी संगीत या राग ही मूलतः लोक संगीत की वस्तु है। राग एक लोकधुन है, ये हमारे यहाँ राग के बारे में कहा गया है। तो फिर जब राग ही लोकधुन है, तो राग के स्वर इन लोकगीतों में आना स्वाभाविक है। ये उनका आपस में तालमेल या उनका आपस का एक प्रभाव है। एक और चीज़ उसमें ये कही गई कि लोक संगीत की बहुत सी विशेषताओं को जब हमने ग्रहण किया, तब प्रयोगात्मक तरीके से अपनी गायकी को हमने शास्त्रीय संगीत वालों ने संवारा, मतलब जो उपशास्त्रीय गाते हैं। अब उसमें क्या लिया गया, तो उन्होंने कहा कि वो बोली भाषा का खुलापन, शब्दों का खुला उच्चारण और थोड़ा सा दीर्घ स्वर माने सानुनासिक उच्चारण को बड़ी खूबी से उपशास्त्रीय संगीत में ले लिया गया। ये लोक संगीत की चीज़ें हैं, और फिर उपशास्त्रीय संगीत को रूप दिया गया। इसलिए आज भी मैं कई गायकों के और गायिकाओं के ऐसे नाम यहाँ ले रही हूँ कि आपको समझ में आएगा कि उनकी गायकी में ये स्वर या ये सानुनासिकता, ये खुलापन कैसे सुनाई आता है। तो वो है रसूलन बाई या सिद्धेश्वरी देवी या बड़ी मोतीबाई या गिरिजा देवी या निर्मला देवी या नैना देवी, सविता देवी, और यहाँ तक कि बेगम अख्तर और शोभा गुर्टू। इनकी आवाज़ों में वो बोल का खुलापन, वो सानुनासिक स्वर, वो शब्दोच्चारण की फेक और दीर्घोच्चार की क्षमता, ये सब कुछ आपको लोक संगीत का गुणधर्म बिल्कुल सुनना आपको सुनाई देगा उसमें, उनकी गायकी में। इसीलिए कहा गया कि चैनदारी जो है वो केवल राग संगीत में ही नहीं है, वो लोक संगीत में भी है, वो उपशास्त्रीय में भी है, और ये गुणधर्म आया है लोक से। इसीलिए हमको लोक संगीत को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कई किताबों में, भातखंडे की कई किताबों में आप ये देख सकते हैं कि लोक संगीत कितना समृद्ध है, कहाँ कहाँ हमने उसका प्रभाव ग्रहण किया है, और कहाँ कहाँ हमारे जीवन में वो बहुत कुछ, हमारे जीवन के बहुत कुछ क्षण उससे निरंतर आह्लादित
होते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का लोक संगीत का विश्लेषण। यदि हम केवल संक्षेप में आप उसको समझें तो केवल हम अंत में इतना कह सकते हैं कि लोक संगीत हमारे भारतीय जीवन शैली की कहानी को बयान करती है, उसके विविध रंगों का जीवन में भरपूर उपयोग करती है। विश्व की कोई ऐसी संस्कृति नहीं जहाँ लोक के इतने रंग उपस्थित हो और दैनिक जीवन में उसको इतनी विविधता से अपनाया गया हो। श्रृंगार, सौंदर्य, रस, भाव, स्वर और ये सारे और स्वर जीवन की एक औषधि के रूप में भारतीय संस्कृति और संगीत में अपनाए गए। लोक संगीत, लोक संस्कृति और लोक धारा की बड़ी सुदृढ़ संदूक में इन सब चीज़ों को रखकर भारतीयों को पीढ़ी दर पीढ़ी में ये संपत्ति के रूप में प्राप्त होता रहता है। और भारतीय साहित्य, संगीत और कला का लोकरंग इसीलिए विश्व में अपनी अलग स्थान और अलग छटा और अलग जीवन शैली को दिखाता है। यही है आज का हमारा लोक संगीत। धन्यवाद।